शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले महाजनपद में ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। पहला सवाल सबसे पहला यही है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो है हमारा अंगुत्तर निकाय बुक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहाँ से जानकारी मिलती है कि भारतवर्ष में 16 महाजनपद रहे हैं, 16 में से 8 महाजनपद हमारे यूपी में थे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, जो यूपी जीके के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है इनकी राजधानियों से। राजधानी से पहले एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि अगर हम भारत का मैप रफली बनाएं और उसमें देखें कि लगभग लगभग आपके सारे महाजनपद इस एरिया में पड़ते हैं, उसमें से एक है जो यहाँ नीचे साइड पड़ता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका असमक। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछता रहता है कि दक्षिण भारत में कौन सा एक इकलौता महाजनपद पाया जाता है, असमक, जिसकी राजधानी पड़ती है पोटली या पोतन। दोनों मिल जाते हैं आपको, कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाता है। दक्षिण भारत वाला बार बार पूछता रहता है। सबसे बड़ा वाला महाजनपद कौन सा था, उसमें आपका मगध का नाम आता है बार बार। ठीक, राजधानियों की बात करते हैं तो अंग की राजधानी चंपा है। मगध याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है ये। गिरिब्रज राजगिरी बाद में इसकी पाटलिपुत्र हो जाती है। काशी वाराणसी बहुत कॉमन नाम है, आपको याद होगा ही। वत्स कौशाम्बी ठीक हटाओ। वज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती। अवंती पूछता है, अवंती की उज्जैन जो वर्तमान में उज्जैन है, अवंती महाजनपद वहीं पे पड़ा था जहाँ पे अशोक को भेजा गया था राजा बनने से पहले। मल्ल की कुशावती, पांचाल की अहिच्छत्र, इसको पांडव से याद कर सकते हो, उनके ऊपर छाता लगा हुआ एक तरह से, तो ये हो जाएगा। आगे चलते चेदी शक्तिमती, कुरु और इंद्रप्रस्थ, ये भी याद कर सकते हो आसानी से। मत्स्य विराटनगर, अपने विराट से याद कर लो कि वो मछलियों का सेवन करता है, तो वहाँ से हो जाएगा मत्स्य का विराटनगर। कंबोज की हाटक। सूरसेन याद करनी पड़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। सूरसेन की मथुरा। एक सूरसेन हो गया आपका, दूसरा है आपका तीसरा है उज्जैन। ये तीनों क्योंकि वर्तमान सिटी हैं इसलिए इनको रिलेट करना ही पड़ेगा आपको। और लास्ट में आपका आता है असमक और फिर गांधार, गांधार की तक्षशिला। तो ये राजधानियाँ याद करनी पड़ेंगी, 2-3 बार देखो, कुछ ट्रिक्स बनाओ, जरूर याद हो जाएंगी, कुछ लोगों को बनवाई भी गई हैं। आगे की बात करते हैं तो मगध का प्रथम वंश कौन था वहाँ का, तो वृहद्रथ वंश, जिसका राजा वृहद्रथ था। उसके बाद उसका पुत्र हुआ जरासंध, जिसमें महाभारत की जो स्टोरी हम लोग सुनने को मिला करता है कि भीम और उसके बीच युद्ध हुआ था, उन्होंने दोनों को जरासंध को काट के बीच से फाड़ करके दोनों अलग अलग साइड में जो फेंका था, तो वो स्टोरी यहीं पे मिल जाती है। अब ये मत उसमें लेके बैठ जाना कि महाभारत इस टाइम की है कि नहीं है, मगर ये उसी जरासंध के बारे में यहाँ से साक्ष्य मिल जाते हैं। आगे चलते हैं तो ये रहे आपके महाजनपद, हल्का सा देख लो, एग्जैक्ट लोकेशन जरूरी नहीं, पर हाँ मत्स्यनगर जरूरी है, दक्षिण भारत का असमक जरूरी है, बिहार में मगध जरूरी है, और आपके ऊपर सबसे ज़्यादा गांधार तक्षशिला ये जरूरी पड़ जाता है। सूरसेन, मथुरा, अवंती, उज्जैन और आपका काशी जिसे वाराणसी कहते हैं, ये कुछ हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, फेमस हैं, जगह भी आपको याद होनी चाहिए। और नीचे आते हैं तो ये सब वो क्वेश्चन है जो बहुत रेयरली पूछता है। अब इसकी बात करते हैं। भारत के मैप में आप देख सकते हो हल्का सा कलर वाइज वहाँ पे एरिया को डिवाइड कर दिया गया है। एरिया के सामने ही जो है वहाँ पे टाइम पीरियड लगा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ से 0 है तो यहाँ पे 100 है, 100 सालों का अगर मान लो टाइम पीरियड है तो वहाँ पे आपको दिखाया गया कौन सा वंश कब आया। ठीक, और अगर कुछ नहीं इसका मतलब उस टाइम पे जानकारी नहीं, जैसे मान लो हम इसकी बात करते हैं, मान लो ये 500 ईसा पूर्व की बात है, तो अगर यहाँ पे हर्यक वंश है तो इसका मतलब उत्तर भारत में महाराष्ट्र के जगह पे और दक्षिण भारत में वहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिल रही है हम लोगों को, इसलिए वहाँ पे ब्लैंक है। इसीलिए सबसे पहले मगध की बात करते हैं तो हर्यक वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद शिशुनाग, नंद, और नंद के बाद फिर हमारा आता है मौर्य वंश जो बहुत फेमस है। जब मौर्य वंश की जानकारी मिलती है उसी टाइम पे महाराष्ट्र में सातवाहन वंश स्टार्ट होता है, और दक्षिण भारत में चोर, चेर और पांड की वो जो संगति होती है, जो म्यूज़िक वाला वो जो किया करते थे एक साल में एक बार बैठ के बैठक टाइप, वो हुआ करती थी, इसकी जानकारी मिलेगी। मौर्य के बाद फिर मौर्य खत्म होगा तो शुंग चल रहा होगा, फिर कंड चल रहा होगा, लेकिन सातवाहन काफ़ी लंबा चलेगा उस टाइम पे। सातवाहन का याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ये लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक चलता है, सबसे बढ़िया इसको याद करने का तरीका। और देखते हैं जैसे ही मौर्य खत्म होता है, क्योंकि मौर्य का सम्राट सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जैसे ही उसका पतन होता है यानी जब वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद से विदेशी शक्तियों का आक्रमण भारत में स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग ISPK यानी कि हिंदू यूनानी शक कुषाणों के बारे में पढ़ते हैं इस। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम इतना ही देखेंगे, हूण, गुप्त, वाकाटक वो बाद में देखेंगे। इसकी ट्रिक क्या रहेगी याद करने के लिए, तो बहुत फेमस ट्रिक है, हसीन मसूक सा। अजीब लगता है पहली बार पढ़ने में, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हसीन मसूक सा, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कंड, सातवाहन,
ज़रूरी भी क्यों है, क्योंकि जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन इस बारे में बनते हैं कि इनको क्रम से लगाइए, कौन सा वाला पहले आया, कौन सा वाला बाद में आया। तो अगर ये हल्की सी ट्रिक्स याद कर लेते हो आप तो उससे काम बन जाता है। और जैसे ही हसीन के बाद मौर्य यहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है तो उसी टाइम पे विदेशी आक्रमण भी स्टार्ट हो जाते हैं। ISB के, आई का मतलब इंडियन यानी कि हिंद यूनानी, एस का मतलब शक, पी का पहला कैसे कुषाण, ज़रूरी है। नीचे आते हैं तो अब एक एक वंश इसमें पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पहला आ जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश की हम बात करते हैं तो पटना में ही है इस टाइम पे, यानी कि मगध। ठीक, पहला वंश है आपका हर्यक वंश पहला वंश है और इसमें पहला राजा होता है बिंबिसार। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये लगातार क्रम से आते हैं। होता क्या है कि बिंबिसार काफ़ी टाइम तक बैठा रहता है तो अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है। उसके बाद उदयन अपने पिता की हत्या कर देता है, इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। फेमस क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। फिर बिंबिसार ने राजधानी किसको बनाई, गृहब्रज या राजगृह, पटना के पास में ही पड़ती है। बिंबिसार के दरबार में एक चिकित्सक था जीवक, जिसने इसको अपने बगल वाले राज्य में भेजकर वहाँ से संधि की थी। उस राज्य का नाम था अवंती यानी कि उज्जैन। क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार। राजधानी क्या थी उसकी, गृहब्रज। और जीवक किसके दरबार में था, तो बिंबिसार के। इसके बाद आता है इसका पुत्र अजातशत्रु, इसने अपने पिता की हत्या की। इसको कुड़िक नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी आता है। इसके बाद इसके टाइम पे पहली बौद्ध संगीति हुई। होता क्या था कि जब भी बौद्ध धर्म में कोई भी बड़ी चीज़ करनी होती थी लेकिन उसमें अनुयायियों में मतभेद होता था, इसलिए वो संगीति बुला लेते थे। जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है, जब बात ये आई थी क्या बुद्ध की मूर्ति बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, इसके लिए कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलाई थी कि जो बनाने वाले हैं वो अपना बता दे पक्ष, जो ना बनाने वाले वो अपना पक्ष बता दे। इसी के कारण चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से बाकी बौद्ध संगीतियाँ भी हुई थी किसी न किसी कारणवश। तो जो पहली बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु के टाइम पे ही हुआ करती है। अब इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके हेडकर्ता कौन थे, तो महाकश्यप। इसमें इनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया था कि शिक्षाएं किस तरह दी जाएंगी। तो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म 3 होते हैं बौद्ध धर्म में। सूत्र पिटक में जातक कथाएं सुनाई जाती हैं। सू से आप याद कर सकते हो कि जो जातक कथाएं वो सुनाई जाती हैं। पूछता कैसे क्वेश्चन कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म के किस पिटक में हैं, तो सूत्र पिटक में। पहला सवाल यहीं से बन जाएगा। फिर दूसरा कि बौद्ध संगीति प्रथम वाली कब हुई थी, तो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु को मार के बना उसका पुत्र उदयन राजा, उसने अपने पिता को मार दिया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, उसी के जस्ट बगल में है राजगिरी के। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार आता रहता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, उदयन ने। कौन से वंश का, हर्यक वंश का। इसके बाद एरो का निशान, 2-3 राजा आए होंगे, उनको याद नहीं रखना है। फिर लास्ट आता है नागदशक, और नागदशक को मारने वाला होता है शिशुनाग। कह सकते हो वो 10 नागों के बराबर है, छोटा वाला नाग है उसने डस लिया उसको, तो छोटे वाले ने बड़े वाले को मार डाला। इस तरह से अब हमारा शिशुनाग वंश आता है जिसका संस्थापक खुद शिशुनाग है, तो याद करना आसान पड़ जाता है। अच्छा, पटना इंपॉर्टेंट क्यों है या फिर मगध इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका कारण ये होता है कि जब भी 2 नदियों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे देखा गया है कि भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए उस भूमि के लिए हमेशा संघर्ष रहता है। जैसे कि आप देखेंगे नीचे, तो जब नीचे दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी का दोआब पड़ता है, रायचूर दोआब, वो भी हमेशा लड़ाई का केंद्र रहा है। इसी वजह से कृष्णदेव राय और सॉरी हाँ कहाँ थे, ठीक, रायचूर में, क्योंकि जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी, इसीलिए वहाँ पे जो आपके विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य था, उन दोनों में हमेशा जो है लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि वो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र था। सेम मगध में भी यही हाल है। खैर, मगध का पहला वंश है हमारा हर्यक वंश, और मैप में देख भी सकते हो आप, ये रहा पटना, ठीक, गंगा नदी के पास में पड़ता है। और देखोगे तो यहाँ पे और भी नदियाँ हैं, सोन है, पुनपुन है और आपकी फल्गु है, काफ़ी नदियों के बीच में पड़ता है, तो उपजाऊ क्षेत्र बहुत पड़ता है। ठीक, हर्यक वंश के 4 राजा हो गए जो याद करने हैं आपको, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। क्वेश्चन उसके बहुत कम है। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, इसके क्वेश्चन और भी कम है। अच्छा, उसके पहले अमात्य की बात करते हैं। इतिहास में जब भी अमात्य की बात आती है तो उसका सब तात्पर्य मंत्री से होता है। शिशुनाग वंश, जैसे शिशुनाग ने राजा बना, उसने अपनी राजधानी जो है वैशाली को बना दिया था, पाटलिपुत्र को हटा करके। पाटलिपुत्र किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था। शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक, दूसरा राजा। कालाशोक, इसको काकवर्ण भी बोलते हैं।
इसने वापस से देखा कि वैशाली सही जगह नहीं है, इसलिए इसीलिए इसने अपनी राजधानी वापस से पाटलिपुत्र को बना दिया, क्योंकि नदियों के बीच में होने के बावजूद के कारण एक और उसमें फ़ायदा मिल जाता है कि वो थोड़ा सुरक्षित थी। इसके टाइम पे दूसरी बौद्ध संगीति होती है। पहली वाली हुई थी हमारी अजातशत्रु के टाइम पे, जिसके थे मेन महाकश्यप, उसमें शिक्षाएं डिवाइड की गई थी, सूत्रपिटक, विनय पिटक, अभिधम अभिधम। इस वाले में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। इसमें किसने इसका वो किया संचालन, तो सबक अमीर, मतलब हेड कौन थे, तो सबक अमीर ने किया था, बाकी जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इस वंश का अंतिम शासक हो जाता है नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन को मार के जो राजा बनता है वापस से, वो होता है महापद्मनंद। थोड़ा सा देख लो, हल्का सा यहाँ पे ट्रिक लग सकती है। नाग दशक को मार के बना राजा शिशुनाग, दोनों में नाग है, और नीचे यहाँ पे नंदी को मार के बना महापद्मनंद। थोड़ा सा देख लोगे आराम से निकल जाएगा। एक और चीज़, हर वंश में एक चीज़ होती है कि जैसे जैसे राजा आगे बढ़ते हैं तो साम्राज्य में समृद्धि होती जाती है, लेकिन एक टाइम पे जब राजा बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाता है, उसका वो ख़त्म हो जाता है या फिर किसी कोई कारणवश चला जाता है, तो उस साम्राज्य का बहुत बुरी तरीके से पतन होता है। और ये लगभग लगभग हर वंश में देखा गया है यही चीज़। नंद वंश की बात करते हैं तो महापद्मनंद, इसके 8 पुत्र थे, धीरे धीरे राज किया होगा, मतलब नहीं है। सवाल आता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद, और इसका अंतिम पुत्र था घनानंद। घनानंद वही है जो क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से एक तरह से लड़ा था। खैर, घनानंद का समकालीन कौन था, सिकंदर। तात्पर्य क्या है कि जब भारत में घनानंद का राज था, उसी टाइम पे बैक्ट्रिया से सिकंदर यहाँ से आ रहा था भारत की तरफ अपनी विश्व विजय करते हुए, इसलिए इनको समकालीन बोला जाता है। और घनानंद इससे लड़ाई लेना नहीं चाह रहा था। चाणक्य चाहता था कि इसको भगाया जाए सिकंदर को, ताकि जो है हम लोग अपनी सेफ्टी कर सकें। इसी बात पे दोनों में बहस हो गई थी। फिर उसका अपमान कर देता है घनानंद चाणक्य का। चाणक्य प्रतिज्ञा लेता है, वापस से जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है, और फिर जो है घनानंद को मार के पूरा राज हथियाता है। तो ये सारी चीज़ें एक छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों को पता है। इसके अभी इसको यहीं पर रोक देते हैं। हमने 3 पढ़ा, कौन कौन सा, हर्यक, शिशुनाग, नंद, यानी कि हम लोग 3 लेटर पढ़ चुके हैं। ठीक, अब चूंकि मौर्य आने वाला है तो मौर्य के टाइम पे बाहर से आक्रमण स्टार्ट हो चुके हैं, तो आक्रमण स्टार्ट के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से कब कब हुए। ये 2 हैं, क्वेश्चन इससे बहुत कम आता है, पहले बता दे रहे हैं। तो पहली बार विदेशी आक्रमण देख रहे हैं हम लोग भारत में। हल्का सा देख लो, भारत में आपको दिख रहा है मौर्य वंश है, उसके बगल में पी फॉर पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान है, बगल में ईरान है, इराक है, सऊदी अरब। ठीक, हुआ क्या था कि ईरान से अब धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहे थे। उस टाइम पे अफगानिस्तान पाकिस्तान तो था नहीं, वो भी भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो अब वो भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर एक तरह से आप कह सकते हो सोने की चिड़िया, तो उसी के लिए। तो सबसे पहले ईरानी आक्रमण करते हैं, जिनको पारसी बोल देते हैं हम लोग। हखमनी वंश का साइरस एक राजा होता है, वो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, वो फेल हो जाता है। तो हम लोग फिर दूसरा एक राजा होता है उसी वंश का, उसका नाम होता है डायरवू, डेरियस या दारा। तीनों नाम मिलते हैं अलग अलग अभिलेखों में। इसी बात पे ये बता दो जरा कि जो है विश्व का जो पहला अभिलेख था वो कहाँ मिला था, सोचते रहो। आधों को तो पता भी नहीं होगा, जिसको पता है तो अच्छी बात है। तुर्की में मिला था, बोगस कोई याद हो। उसमें 4 राजा थे, इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य। डायरवू की बात करते हैं तो ये ईरान का दूसरा राजा था जिसने भारत पे सफल आक्रमण किया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि भाई इसने भारत पे आक्रमण किया, तो इसके लिए भी एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं बहिस्तान अभिलेख। ठीक, ये आपकी इसको पारसी पोलिस अभिलेख एक और है, उसमें भी जानकारी मिलती है। एक और चीज़, इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, सिर्फ ये पूछा गया है कि पहला ईरानी जिसने भारत पर आक्रमण किया कौन था, डायरवू, डेरियस या दारा, तीनों एक ही नाम है। अगले चलते यूनानी आक्रमण, ये बहुत ज़रूरी है। मैप में अगर आप देखोगे हल्का सा, इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, हल्का सा इंडिया का मैप लेकिन जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो पहले तो ईरान से आक्रमण हुआ, डायरवू ने किया, सफल हो गया। थोड़ा सा आक्रमण था, साइड में किया, वापस चला गया। इसके बाद जो रेड कलर का पूरा दिख रहा है आपको, ये है आपका सिकंदर का साम्राज्य। मेन वो आपका यूनान में रहता था, वहाँ से धीरे धीरे आया और यहाँ पे आके बैक्ट्रिया तक आ गया, अफगानिस्तान में पड़ता है। अब वो भारत की तरफ जो है नज़र बढ़ाए हुए था। ठीक, सिकंदर पुत्र किस, फिलिप द्वितीय का। बैक्ट्रिया कहाँ पड़ता है, तो अफ़गानिस्तान और ईरान की सीमा पे, प्रॉपर अफ़गानिस्तान में ही है। काबुल कहाँ है, वो भी आप देख सकते हो मैप में, अफ़गानिस्तान में ही है। और वहाँ से खैबर दर्रा पड़ता है। अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं, एक मिनट ज़रा, ये रहा, ये भारत का 3D मैप है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से एंट्री करनी है तो मुझे बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे भाई, नीचे से मैं आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो राजपूत बैठे हुए हैं। इसलिए मोस्टली लोग जो है ऊपर से आते थे, यहाँ दर्रों से होते हुए, पहाड़ों के बीच से होते हुए। यहीं पर एक फेमस दर्रा है खैबर
जहाँ से भारत के लिए एकमात्र रास्ता था आने के लिए, और यहीं से मोस्टली विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि यहाँ पर तो पूरे में हिमालय फैला हुआ है, यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है आना। ठीक है, वापस चलते हैं। और ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपका सिकंदर आया हुआ था। ठीक, सिकंदर आया, सबसे फेमस क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से बनता है कि जो है आया तो क्या किया, लड़ाई की थी किससे, पोरस, झेलम नदी के पास में ये राजा था। हाइडस्पीज या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। वितस्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि झेलम का पुराना नाम वितस्ता था, याद हो। अस्कनी चेनाब का था। ठीक, व्यास नदी, ठीक है, पहले आया, पोरस से लड़ा, उसकी बहादुरी देख के वो वापस लौट जाता है वहाँ से, और जो है पोरस को उसका राज्य दे देता है। साथ में जब वापस जाता है तो एक ये हल्का सा मैप देखो आप, इसमें ऊपर सिंधु है, नीचे सतलज, झेलम, चेनाब, रावी और फिर व्यास, क्रमशः नदियाँ दिख रही होंगी ब्लू कलर से हल्का सा। उसमें हर नदी के बीच में जो क्षेत्र है, सिकंदर ने उसको जीता, और जब वापस जा रहा था तो अपने ही लोगों में बांट दिया। फिलिप इसका सेनापति था, उसको सिंध के ऊपर वाला दे दिया, आम्भी को दे दिया, पोरस को उसका झेलम वाला हिस्सा वापस दे दिया, और पिथौन को नीचे वाला हिस्सा दे दिया। क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ यही पूछता है कि फिलिप को सॉरी वापस जाते हुए किस किस को राज्य सौंपा था। तो फिलिप और पोरस का नाम बहुत फेमस रहता है उसमें। खैर, इसी टाइम पे यहीं पे आपका चंद्रगुप्त भी रहता है। चंद्रगुप्त की लड़ाई उससे तो नहीं हुई सिकंदर से, लेकिन हाँ अब फिलिप से ज़रूर होगी, जो कि आगे देखेंगे। क्वेश्चन क्या बनेंगे सिकंदर से फेमस, इसकी डेथ कहाँ हुई, बेबीलोन में। गुरु कौन थे, अरस्तु, बहुत फेमस है, जाने कहाँ कहाँ आपको ये फिलोसफर देखने को मिल जाएंगे। इसके घोड़े का नाम क्या था, बुकाफेला, जिसके नाम पे इसने एक शहर ही बसा दिया। घोड़े का नाम बहुत पूछता है, बुकाफेला। इसके बाद निकैया एक शहर बसाया और सिकंदरिया शहर बसाया। पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसके घोड़े का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था, और इनकी डेथ कहाँ पे हुई, बेबीलोन में, अरस्तु और बुकाफेला। इसके बाद नीचे आते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों का आक्रमण में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक, ये हो गया। इसी बीच में अब भारत में धर्म स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी तक वही वैदिक काल चल रहा था और लोग उससे थोड़ा सा ऊब भी गए थे, उनको कुछ नया चाहिए था। तो इसीलिए जो है लोग जैसे खोज करने लगते हैं तो उनको कुछ नया मिल भी जाता है। वहीं पे बौद्ध धर्म का आगाज़ होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इस टाइम पे अगर मैप में देखें हम लोग कहाँ पर चल रहे हैं, तो इधर पर, इस वाले पीरियड में है। तो जस्ट उसके पहले थोड़ा सा चंद्रगुप्त के साथ में समझ लो बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। मेन चीज़ क्या देखना है कि बौद्ध धर्म के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबको पता है बुद्ध के बारे में, पिता, उनकी माता, उनकी सौतेली माँ, पत्नी और पुत्र, इनके नाम याद करने ही पड़ेंगे। बहुत रेयर क्वेश्चन है, बहुत कम पूछता है, लेकिन हाँ इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि धोखे से रख देता है फिर दिक्कत होती है, क्योंकि बेसिक वाले को आना चाहिए। पिता सुद्धोधन, माता महामाया, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, ये पहली बौद्ध महिला थी जो उसमें शामिल हुई थी, उनके उस धर्म के उस संघ में। पत्नी कौन थी, यशोधरा। पुत्र कौन थे, राहुल। टाइम क्या चल रहा है, 563 ईसा पूर्व। लाइन खिंचाओ, 563 उसमें लिखो, और फिर यहाँ पे 200, और फिर यहाँ पर 200, बीच में 0, यानी कि ये सातवाहन वंश का टाइम होगा। 563 यहाँ पर है, मौर्य वंश यहाँ पे, तो हल्का सा आइडिया लग जाता है हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक, इसके बाद जब ये घर, वो सबको कहानी पता है 4 चीज़ों वाली, तो वो कहानी आपको बता दे रहे हैं। जब जन्म होता है तो जन्म के टाइम पे ये लुम्बिनी में होता है इनका जन्म, और उसका जो, जब भी हम इनके कोई भी स्तूप देखते हैं, कोई भी शिलालेख देखते हैं, तो उसमें हमें बैल और सांड दिखाई देते हैं बने हुए। तो जहाँ जहाँ इनकी आकृति बनी होती है तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि बुद्ध के जन्म के बारे में है। जब घर त्याग की बात आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, और वहाँ पे घोड़े का साइन होता है। जहाँ जहाँ घोड़े का साइन मिलता है हम समझ जाते हैं यहाँ पे बौद्ध के गृह त्याग की बात हो रही है। उसके बाद आता है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष का मतलब होता है कि जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और लास्ट में आता है उनके चरण, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक, और लास्ट में होता है, ठीक है 4 ही है ऐसे मेन चरण उनके आ जाते हैं, पद, यानी कि उसको बोलते हैं मृत्यु के लिए। आपके बोधि वृक्ष हो जाएगा उनके ज्ञान के लिए, घोड़े का प्रतीक हो जाएगा उनके गृह त्याग के लिए, और अगर सांड या कमल की बात करेंगे तो वो आपके उनके जन्म से संबंध रहेगा। हाँ ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, मिलान में आ जाते हैं। 4 है तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ आपको 4 या 3 कॉम्बिनेशन दिखते हैं वो मोस्टली मिलान में रख देता है। जैसे कि आपके वो सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये भी मिलान में देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खैर, बौद्ध घर से निकले हैं, स्टोरी सबको पता है कि उन्होंने 3-4 लोगों को देखा था, कोई मर रहा था, कोई बीमार था, कोई बूढ़ा था, वो स्टोरी सबको पता हुआ है। इसके बाद निकले हैं, सबसे पहले कहाँ गए तो वो जाते हैं सारनाथ। सारनाथ में वो अपना पहला उपदेश देते हैं। ये सारनाथ की फ़ोटो है आपकी,
ठीक है। जब पहला उपदेश दिया तो उस घटना को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी के पास में पड़ता है। अच्छा, इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। और अचंभे की बात यह है कि यूपी में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा असाक्षर लोग श्रावस्ती में ही हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो ये भी आसानी से आप याद कर सकते हो कि जहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया वहाँ के लोग असाक्षर हैं। और ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है, आपकी यूपी जी का भी क्वेश्चन बन जाता है। प्रथम उपदेश यहाँ से हो गया सारनाथ में। नीचे चलते हैं तो त्रिपिटक में आपको पता है ये सूत्र, अभिधम और विनय, जिसमें सूत्र पिटक में जातक कथाएं होती हैं, ये भी सवाल बहुत पूछता है। इसके बाद नेपाल में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो वहाँ पर एक है अशोक का लुम्बिनी अभिलेख, जो आपको ये फोटो एक्चुअली में दिख रही है, ये वही अभिलेख है। स्तंभ अभिलेख मैंने बताया था, इस पे स्क्रिप्ट खुदी हुई होती है बहुत ज़्यादा माइनर लेटर्स में। तो ये लुम्बिनी में है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, किनका? बौद्ध का। प्रथम बौद्ध स्थल आप देख सकते हैं कौन कहाँ पर है। नदियाँ भी दी हुई हैं, नेपाल, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया। लुम्बिनी में पैदा हुए थे, ठीक है। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया था, सारनाथ में सबसे पहले ज्ञान दिया था, बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, और कपिलवस्तु के तो रहने वाले थे ही ये। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो आपको पता ही है, अभी फिर से लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, किसको जाना जाता है? तो बुद्ध को जाना जाता है। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में, ठीक है। कमल साठ जन्म का प्रतीक हो गया। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। महाबलिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान का पीपल हो गया। निर्माण का पदचिन्ह हो गया। मृत्यु का स्तूप हो गया। इसके बाद जन्म कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा, नदी निरंजना, वृक्ष पीपल। ये कैसे याद करोगे भाई? ये तो पता है कि लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये पूछ लेता था। ये फोटो देखो जल्दी से, बुद्ध जी बैठे हैं, ठीक है। कौन सी पूर्णिमा है आपकी? वैशाख। वैशाख कब होता है? अप्रैल में। तो अप्रैल में जब पूर्णिमा होती है तो वहाँ पे नी से बना निरंजना, ठीक है। तो कहाँ पे कब पैदा हुए? निरंजना नदी किनारे, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, और पीपल के नीचे, ठीक है, पीपल के पेड़ के पास में। थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ये ज्ञान प्राप्त की घटना है, पैदा होने की नहीं, ज्ञान प्राप्त की घटना है, बता देना, ठीक है ना। बोधगया वाली। आगे बुद्धचरित एक फेमस बुक है। अब ये बुक याद करनी स्टार्ट कर दो, पहली बुक आ चुकी है हमारी। बुद्धचरित अश्वघोष की याद करनी पड़ेगी, लूसेंट में देखना, टाइप ए में लिखी हुई होगी। ऊपर चलते हैं तो इनके गुरु कौन थे? 2 गुरु थे, एक अलार कलाम, दूसरे रुद्र करामपुत। अलार कलाम बार बार पूछता है, ठीक है, इसको याद करना ही पड़ेगा कि इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम। किसके? सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के। इसके बाद मृत्यु इनकी कुशीनगर में हो चुकी है। इन्होंने प्रथम उपदेश दे दिया, सर्वाधिक उपदेश दे दिया है, ठीक है। अब बात आती है जो है इनके त्रिपिटक की, तो वही आपको पता है, अभिधम्म, विनय और सूत्रपिटक। सूत्रपिटक में जातक कथाएं। लाइट ऑफ एशिया किसकी बुक है? तो ये आपकी एडविन अर्नाल्ड की है, ये आपको लूसेंट टाइप बी में मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जो बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। 3 रत्न हैं, हाँ, इसको भी याद करना पड़ेगा, जरूरी है। बुद्ध, धम्म, संघ। याद करने का तरीका क्या है? इसी फोटो के नीचे आते हैं, दिख रहा है आपको? ये बैठे आपके बुद्ध, तो ठीक है। उसके बाद धम्म यानी कि उल्टा होकर धर्म से गिर गए, और जैसे गिर गए तो बाकी सारे उछल पड़े, तो ये हो गया आपका संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये इसके 3 रत्न कहलाते हैं। और चलते हैं नीचे तो प्रथम महिला गौतमी अभी ऊपर पढ़ के आए थे। अच्छा, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ये क्या है? बौद्ध संगीतियाँ। पहली कहाँ पे हुई? दूसरी, तीसरी, चौथी। पहले हैं आपके स्थान जहाँ पे जगह हुई है, दूसरे हैं आपके राजा, तीसरे उसके हेड कौन थे, यानी कि उस संगीत को के मेन अध्यक्ष कौन थे, और दूसरे में फिर लास्ट में टाइम है। टाइम बहुत कम पूछता है, कभी नहीं पूछता, सॉरी। हाँ, लेकिन इनका क्रम जरूर पूछ लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिक कोई है नहीं, नॉर्मल ट्रिक है वही अपनी। पहले लेटर को पकड़ लिया था, रवैपक, अकाअक और लास्ट में मसामोफ, यही लेटर्स को पकड़े हुए थे, उससे ट्रिक बन जाती। बाकी यूट्यूब पे देख लेना, और वीडियो भी आपको मिल जाएंगे इससे समझ का याद करना हो तो। पहले वाला हुआ था राजगृह में, अजात शत्रु उसके राजा थे, और महाकश्यप ने क्या संचालन किया था। दूसरा वैशाली में कालाशोक के टाइम पे सबा कमीर ने संचालन किया था। तीसरा वाला अभी पढ़ लेंगे हम लोग, और आगे राजा अशोक के टाइम पे हुआ था, मोगली पुत्र ने उसका हेड वो किया था संचालन। और लास्ट वाला कनिष्क के टाइम पे हुआ था कुंडल वन में, जिसको वसुमित्र ने संचालन किया था, जब लास्ट में ये हीनयान और महायान में बढ़ गया था। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। 4 आर्य सत्य कौन से हैं, इसको ज़्यादा नहीं याद रखना। हाँ, इसमें एक चीज़ जरूर याद रखना कि शून्यवाद के जनक कौन है? नागार्जुन। विज्ञानवाद के कौन है? मैत्रेयनाथ।
और छठे को बात की बौद्ध धर्म। जैसे इस तरह के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ जाओ यहाँ से मिलान वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि दर्शन कौन कौन से, सांख्य दर्शन कपिल दर्शन, सॉरी सांख्य दर्शन कपिल ने दिया था, न्याय दर्शन गौतम ने दिया था, और वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया था। इस तरह के जो है क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यहाँ पर देखें तो व्यक्ति और विहार दान। विहार क्या होते थे, जहाँ पे संत जो है बैठ के अपना वो क्या कहते हैं पूजा वूजा करते थे, उसको विहार बोल देते थे। बिहार में एक्चुअली में विहार बोलते थे, ठीक है। तो बिंबिसार ने वेलुवन विहार, प्रसेनजीत ने पुम्बा विहार, लिच्छवी ने कुटाग्रशाला और अनाथ ने जेतवन विहार, ये दान दिए थे इन्हीं लोगों को। लेकिन इससे क्वेश्चन हम लोगों के लेवल पे अभी नहीं आ रहे हैं। और चैत्य क्या है, महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित समाधि। अभी ऊपर जहाँ देखे थे ना कि बड़े बड़े गुंबद होते हैं, उसके अंदर कहते थे चैत्य है। चैत्य का मतलब क्या होता है कि महापुरुषों की अवशेष उसके अंदर संरक्षित है। विहार क्या होता है, तो भिक्षुओं का आवास। और स्तूप क्या होते हैं, तो मृतक जहाँ पे अस्थियाँ रखी जाती हैं। ये कौन सा डायग्राम बनाया, तो 3 रत्न का डायग्राम बनाया, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ। ये वाला कौन सा है, तो ज्ञान प्राप्त का स्थान है, यानी कि वैशाख पूर्णिमा, निरंजना नदी, पीपल का पेड़ और ज्ञान प्राप्त हुआ उसके दिन। और ऊपर वाले ये 4 चिन्ह आपके उनके जन्म, गृह त्याग, बोधिव्रत यानी ज्ञान प्राप्त, और लास्ट वाला निर्वाण से संबंधित है। अब बात करते हैं दूसरा धर्म, जैन धर्म की। जैन धर्म का क्या हाल है, तो इसके थे, आपको याद होगा, देखो ये इसको देखो आप लोग, इसमें 14 तीर्थंकर हुए हैं, यानी कि जो उनके जो मेन हेड होते हैं, जैसे उसमें बुद्ध थे, इसमें जो हेड होते हैं उनको तीर्थंकर बोलते हैं। 14 हुए। पहले आपके ऋषभ देव थे, फिर दूसरे तीसरे बहुत सारे हैं, हमको सारे नहीं याद रखने, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। पहला, दूसरा, ऋषभनाथ और अजीतनाथ। उनके चिन्ह क्या हैं, ऋषभनाथ का बैल है, अजीतनाथ का हाथी। बाकी 3, 4, 5, 6 ये सब नहीं याद रखने, हम लास्ट वाले में चलेंगे सीधे। तो 23वां और 24वां, यानी कि पहले के 2 और लास्ट के 2, इनको याद रखना है और इनके चिन्ह याद रखने पड़ेंगे। पार्श्वनाथ सर्प, और आप आखिरी वाले महावीर जी, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब एक को पकड़ लेते हैं, यानी कि लास्ट वाले को, महावीर को। सत्रिया आपका असम का एक डांस है, याद होगा, उसी से ट्रिक बनी हुई है। तो सत्रिया में 7 से हो गए इनके सिद्धार्थ, यानी कि फादर, 3 से हो गए तिसला, इनकी माता, और यासी यशोदा, इनकी वाइफ। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, रुजुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे, और मृत्यु हुई थी पावापुरी में। छोटी सी ट्रिक है, खुद की बनी हुई है, ऐसे ही देख लो। एक छोटा सा गांव है, बीच में उसके कुंड बना हुआ है, जिसने पढ़ा उसको पता है किस बारे में संबंधित है। कुंड बना हुआ, उसमें इनका जन्म होता है। तो हम यहाँ से याद कर लेते हैं कि जब जन्म जहाँ हुआ उसका नाम है कुंडग्राम। जैसे जन्म हुआ इनका, तो बाहर आए, ट्रिक है, जाहिर सी बात है। तो इनको भूख लगी, उन्होंने देखा कि बाहर जो है पाव भाजी और पानी पूरी की बढ़िया ठेले लगे हुए हैं। ये भागे उसकी तरफ तुरंत सीधी लाइन में, ठीक है। तो वहाँ से आती है सीधी लाइन, मतलब ऋजु रेखा, जिसे हम लोग बोलते हैं ऋजुपालिका। 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। क्या, कुंडग्राम में जन्म हुआ, ऋजुपालिका नदी के किनारे। आगे गए तो अब छोटे थे, ठंड लगी, तो वहाँ पे देखा तो एक वृक्ष था, तो वृक्ष के नीचे लेट गए, और वहाँ पे खूब सारी पत्ती पड़ी थी, तो साल जैसे बना के ओढ़ लिया। तो यहाँ से आता कौन सा वृक्ष, तो साल वृक्ष के नीचे। कुंडग्राम में ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। गांव कौन सा था, जरम्बिक। इसको कैसे याद करोगे, तो भाई ओढ़ के वो सो गए, नींद आ गई उनको, तो जम्भाई लेने लगे, फिर सो गए, तो वहाँ से याद कर सकते हो जरम्बिक। अच्छा, जो लास्ट में यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पाव भाजी और पानी पूरी क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ से बनता आपका पावा और पूरी, पावा पूरी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ट्रिक छोटी सी है, यहाँ से याद कर सकते हो। तो ये इनका जन्म हो गया महावीर का। कहाँ हुआ, कुंडग्राम में। कौन सी नदी, ऋजुपालिका नदी। कौन सा वृक्ष, साल वृक्ष। और कहाँ पे मृत्यु हुई, पावापुरी में, ठीक। बचपन का नाम वर्धमान था, पिता सिद्धार्थ, माता तसला, वाइफ यशोदा, पता ही है हम लोगों को। संलेखना, उपवास, एक इनके यहाँ पे पद्धति होती है जिसके द्वारा शरीर को त्यागा जाता है, ठीक है। 2 होती हैं, संलेखना और संधारा। संलेखना में होता है कि इंसान खाना बंद कर देता है, तो धीरे धीरे मृत्यु के कगार पहुंच जाता है। संधारा में होता है कि आत्महत्या का प्रयास किया जाता है, लेकिन संधारा क्योंकि आत्महत्या बैन है हमारे यहाँ, तो उसको IPC 306 को बैन कर देगा था बाद में, पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो बौद्ध धर्म है उसकी जो सारी आपकी डिटेल्स मिलेगी हमको, वो पाली लैंग्वेज में मिलती हैं। लेकिन जैसे जैन में आते हैं तो वहाँ पे प्राकृत पहुँच जाता है। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हो तो उसको पता होता है कि पहले आती है लौकिक संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत। तो वही हाल यहाँ पे चल रहा है। पहले संस्कृत आई ऋग्वैदिक काल में, फिर यहाँ पे पाली आई बौद्ध की, फिर जैन की आई प्राकृत भाषा। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी। समेत शिखर कहाँ पर है, तो झारखंड हजारी। कुछ दिन पहले इस पर करंट अफेयर बना हुआ था कि जो है हजारीबाग समेत शिखर में जो टूरिस्ट हैं वो चप्पल पहन के चढ़े आते थे, तो वहाँ के लोगों ने उस पर नाराज़गी व्यक्त की थी कि हमारा बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है, यहाँ पर ऐसा न किया जाए। इसलिए करंट अफेयर्स में बहुत रहा था, समेत शिखर झारखंड।
इसके बाद और भी जगह है मोस्टली, लेकिन करंट में यही था तो इसी को याद करना ज़्यादा जरूरी है। बाकी कैलाश पर्वत में ऋषभदेव का शरीर त्यागा था, समेत पर्वत में पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था, विपुलांचल पर्वत में महावीर का प्रथम उपदेश हुआ था, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कुछ याद करना चाहे ना करना, इसकी लोकेशन जरूर याद कर लेना कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है। माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू में कहीं जम्मू कश्मीर ना पहुँच जाना, राजस्थान में ही रहना। लास्ट में आता शत्रुंजय पर्वत जैन मंदिर, इसमें ये वाला याद रखना, माउंट आबू वाला और समेत पर्वत वाला ज़रूरी है। इनके साइन जरूर याद रखना, ऋषभदेव का बैल, अजीतनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का सांप और महावीर का सिंह। जैन धर्म के और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक, ये तो अजीत वाला हो गया। महावीर जी, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? जम्भिक के पास, नदी रजुपालिका, वृक्ष साल हो गया। बचपन का नाम पूछता है वर्धमान, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने पर ये जिन कहलाए, जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है। अर्हत भी कहलाए, निर्ग्रंथ भी कहलाए, लेकिन जिन बहुत पूछता है। कैसे आता है कि ऋषभदेव ज्ञान प्राप्त कराने के बाद क्या कहलाया, या फिर जिन क्या होते हैं? तो जिन का मतलब होता है विजेता। इसके बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह, इनका छोटा सा है, बहुत कम पूछता है। बुद्ध वाला ज़्यादा याद रखना, वो ज़्यादा पूछते हैं। जमाली कौन थे? इनके प्रथम अनुयायी थे, मूलतः निर्ग्रंथ कहलाते थे। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, अनुयायी जो हुआ करते थे। चंपा कौन थी? तो इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी थी। संघ की प्रधान पहली फीमेल कौन थी? तो वो चंदना थी। क्या क्वेश्चन पूछता है? बहुत कम पूछता है। याद कौन सा करना है? तो ये बौद्ध धर्म वाला याद करना, जो गौतमी इनकी प्रथम महिला थी। और देखते हैं, महावीर के 11 गणधर शिष्य में से मृत्यु पश्चात केवल 8 सुधर्मा जीवित रहे। ठीक है, जानकारी है, हमारे लेवल पर नहीं पूछा गया अभी से संबंधित। हाँ, ये जरूर पूछा गया है कि इनके दो जो डिवाइडेशन थे वो कौन कौन से थे, दो भाग में बढ़ गए थे ना, श्वेतांबर और दिगंबर, ये वही हैं जैन धर्म में। श्वेतांबर हमने देखे होंगे, रोड में चलते हुए मिल जाते हैं, बहुत पूरे वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। माउस कह रहे हैं, जो कि इनका माउथ होता है यानी कि मुंह होता है, वो भी एक तरह से सफ़ेद कपड़े से ढका होता है। दिगंबर होता है, बहुत ज़्यादा नग्न अवस्था में घूमते हैं। इनका ये होता है कि जो मेरी जो दिशाएँ हैं वही मेरे वस्त्र हैं। तो ये भी आपको बहुत रेयरली लेकिन हाँ मिल जाते हैं। ठीक, श्वेतांबर के मेन हेड कौन थे? स्थूलभद्र। दिगंबर के कौन थे? तो भद्रबाहु। और भद्रबाहु का बहुत फेमस है कि उन्होंने एक बुक लिखी है कल्पसूत्र, सेकंड बुक आ गई है, याद करना पड़ेगा। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। ठीक, इसमें सारे तीर्थंकरों यानी कि 24 तीर्थंकरों की जीवनी मिल जाती है हमको। इनके टाइम पे भी संगतियाँ हुई थी, जैसे कि बौद्ध धर्म में हुई थी ना, रवापैक, यानी कि कौन कौन से थे वो? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और आपके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क, सेम यहाँ पे भी हुई हैं। दो होती हैं तो इनको याद करना आसान है, ज़्यादा नहीं है। ये पहली वाली पाटलिपुत्र में हुई जिसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। दूसरी वाली वल्लभी में हुई थी गुजरात में, यानी कि जिसकी की थी क्षमा श्रवण में। ये बहुत कम पूछता है, बौद्ध वाली ज़्यादा याद रखना। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। केवल पूर्ण ज्ञान होता है। ये रैंडम क्वेश्चन है जो कभी कभी आ जाते हैं, बहुत कम आते हैं सही बताएं तो। इसमें भी 3 रत्न है, जैसे बौद्ध में 3 रत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म, संघ। इसमें 3 रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। 3 रत्न इसके हो गए, दोनों में हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? 5 महाव्रत। जैसे कि बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें अष्टांगिक मार्ग होते हैं, सॉरी ऊपर सब क्वेश्चन रह गया था, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में होते हैं। ऐसे ही जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं। पहले 4 थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। जब लास्ट वाले हमारे जो वो थे महावीर जी जैन आपके, तो उन्होंने जो है लास्ट वाला जोड़ा था जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मचर्य। तो वहाँ पे 5 हो जाते हैं महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सवाल सीधे पूछता है 5 महाव्रत कौन से हैं, या फिर इसमें से कौन सा 5 महाव्रत नहीं है, या फिर ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? ठीक है, एक सवाल तुम लोगों के लिए, बताओ जो है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी महावीर जी की? सोचते रहो आप। ठीक है, यूपी में बौद्ध जैन का मिक्स स्थल कहाँ पे है? कौशाम्बी। जिन कौन कहलाते थे? विजेता। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। गुजराती भाषा के जनक हेमचंद। लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है, बाकी सब चाहो तो याद करो, चाहो तो छोड़ सकते हो अभी के लिए। ठीक, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो ये आपके श्रवण बेला कर्नाटक में पाई जाती है। इसमें और क्वेश्चन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म में यही क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब वापस आते हैं तो हमारे ब्राह्मण धर्म में हुआ क्या था कि वैदिक काल तो चल ही रहा था, यानी कि वेदों के बारे में। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी आ गए। अब कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको ना ये पसंद आ रहे थे ना वो कहीं के नहीं रहे, तो उन्होंने फिर अपना धर्म स्टार्ट किया, जिसे हम लोग बोलते हैं वैष्णव धर्म और शैव धर्म। वैष्णव समझ में आता है विष्णु संबंधित था, शैव धर्म समझ में आता है शिव से संबंधित था। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं। वैदिक धर्म से परेशान लोगों के कारण वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध, जैन इन सब ने जन्म लिया था।
वैष्णव की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य प्लस उत्तर, उत्तर का मतलब होता है बाद में, मौर्योत्तर काल में आपका वैष्णव धर्म भी आ जाता है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री से साइड में हम लोग एक, अगर आप ये समझ लो ये हिस्ट्री की लाइन है, तो साइड में ये धर्म की लाइन भी चल रही होती है, मतलब जो टाइम टाइम पे आते रहते हैं, जैन, बौद्ध, वैष्णव, ये सब तो इस तरह से चल रही है अभी। जानकारी कहाँ से मिलती है वैष्णव धर्म की? उपनिषद से। अगर आपको याद हो तो ऊपर एक वो कल जो है वो दिखाया था आपको, एक स्तंभ अभिलेख, विदिशा का गरुड़ स्तंभ अभिलेख, ठीक है ना। कहाँ पर है? विदिशा एमपी में पड़ता है। बनाने वाले कौन थे? हेलियोडोरस, ठीक है। और इसके जो उपासक थे, यानी कि जिसको मानने वाले, उनको कहते थे अलवार। वैष्णव धर्म को अलवार, और जो शैव धर्म है उसको नैनार, उनके उपासकों को नैनार कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें डिस्टिंग्विश करने का एक ही रीज़न होता है, जैसे कि आप शिव को पकड़ो तो उनकी थर्ड एक आई है आँख, तीसरी आँख है, तो वहाँ से आप नैन को पकड़ लेते हो, तो वहाँ से बन जाता है कि वो नैनार है उसके उपासक और इसके अलवार है। और आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या चल रहा है? तो लोगों ने अपने अपने विचार देना स्टार्ट किए थे। तो उसमें सबसे पहले थे शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्ध दिया था। उसके बाद आपके रामानुजाचार्य, उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का, माधवाचार्य ने द्वैताद्वैत, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत, सॉरी, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य ने शुद्धद्वैत। छोटी सी ट्रिक है, सीधे ट्रिक याद करो। हाँ, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं और इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं, दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो ट्रिक के हिसाब से देखेंगे कि किसी को बुरा ना लगे। शंकराचार्य की बात करते हैं तो जैसे कि मान के ये चलो कि सब जगह बात हो रही थी कि भाई सारे विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो मैं किसी की नहीं करूँगा। तो शंकराचार्य ने बोला अद्वैतवाद, कि कोई भी द्वैत नहीं होगा, यानी कि कोई भी देवी देवता की पूजा नहीं करूँगा, मैं अपना अलग से स्टार्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर आते हैं हमारे रामानुजाचार्य, वो तो राम थे, तो वो बोले मैं तो विशिष्ट हूँ, मतलब स्पेशल थोड़ा सा, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया विशिष्टाद्वैत। शंकराचार्य ने किया अद्वैत, तो रामानुजाचार्य ने किया विशिष्टाद्वैत, ठीक है। उसी टाइम पे वहीं पे एक बैठा हुआ था, बढ़िया दारू पिए जा रहा था, माधवाचार्य। उसने कहा कि अच्छा तुम ये सब करोगे तो मैं भी करूँगा। उसने कहा कौन सा? तो उसी टाइम बोला कि देखो तुम अद्वैतवाद करोगे तो मैं द्वैतवाद करूँगा। पिए हुए था, उसने बोल दिया। तो तभी उसको जो है एक इंसान आया, उसको थोड़ा सा नींबू लगा दिया मुँह पे कि थोड़ा सा रस पी लो, तुम्हारी उतर जाएगी। तो जैसे उसने नींबू किया, तो जहाँ वो द्वैत कर रहा था कि मैं द्वैतवाद करूँगा, अब उसने बोला नहीं मैं द्वैताद्वैत करूँगा। तो द्वैताद्वैत की बात आती है तो वो होते हैं निम्बिकाचार्य, ठीक है। ये सब बगल में बैठे एक सुन रहे थे आचार्य जी। उन्होंने उठाया अपना बल्ला, यानी कि लकड़ी का एक बढ़िया लट्ठा, और पीटना स्टार्ट कर दिया और मार मार के शुद्ध कर दिया। शुद्ध द्वैताद्वैतवाद हो जाता है वल्लभाचार्य। वापस एक बार रिपीट कर लो। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवा, द्वैताद्वैत निम्बिका, और शुद्ध द्वैताद्वैत वल्लभाचार्य। और आगे जाते हैं। अब शैव धर्म की बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है इसको। शैव यानी कि शिव, रुद्र, अर्धनारीश्वर, सबको पता है, गुप्त काल से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको। शिवलिंग की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। नैनार याद रखना है, इसके उपासक नैनार कहलाते हैं। उदयगिरी गुहालेख एमपी में पड़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के एक सेनापति थे वीरसेन, उन्होंने वहाँ पे शैव गुफा का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नहीं आता, ये भी छोड़ दो अभी। कैलाश मंदिर याद रखना, आपके वहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में, याद रखना पड़ेगा। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है, वो भी शैव धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखना पड़ेगा। और ये रहे राजपूत काल समकालीन जो शंकराचार्य थे, उनके मठ, 4 मठ है फेमस, उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई। ज्योतिर्मठ, कालिका मठ, श्रृंगेरी मठ, और आपके गोवर्धन मठ, ठीक। ये भी नहीं पूछता, सिर्फ जानकारी है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अभी तक क्या पढ़ा, एक बार हल्का सा रिपीट फिर से देख लो। तो हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था मगध से। मगध में हम लोगों ने पढ़ा हर्यक शिशुनागनंद। उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ से कटा तो यहाँ पे हम पहुँच जाते विदेशी आक्रमण में। यहाँ से हम लोग को मिलता है हिंद और यूनानी, यानी कि पारसी वाले, ईरानी और यूनानी, जहाँ पे सिकंदर आता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद वैष्णव और शैव के बारे में पढ़ा, और ये अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग चल रहे हैं अजंता और एलोरा कन्हेरी एलिफेंटा की गुफाएं। ये बहुत फेमस चीज़ है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लोगों को क्लियर नहीं होता कि चल क्या रहा है। तो इसको थोड़ा सा आसानी से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको दिख रहा है साइड में, तो आपका महाराष्ट्र का मैप है, ऊपर साइड में जो दिख रहा है कॉर्नर में। यहाँ बीच में जो ब्लैक कलर का बड़ा सा दिख रहा है, ये हल्का सा महाराष्ट्र ही है। एक रैंडम मैप बना लिया हम लोगों ने, एक मिनट, ठीक। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपको बीचों बीच दिख रहा होगा इसमें औरंगाबाद, जो रेड डॉट लगा हुआ है, वहाँ पे औरंगाबाद पड़ता है। फेमस जगह है, सबको पता है, मूवी सबने देखी है। उसी से
जस्ट आप उत्तर साइड में आओगे, लगभग आप आओगे 100 किलोमीटर, तो आपको मिलेगी अजंता। गुफाएं हैं पहाड़ियों में। तो पहले इसकी बात करते हैं कि भाई गुफाएं हैं किससे संबंधित है, क्या है। तो जो आपको ये फ़ोटो दिख रही है, ये अजंता की गुफाएं हैं, आपकी पहाड़ियों में देख सकते हो, बहुत सारी हैं। ठीक, अगर मैप वाइज देखें तो ये रहा आपका। मैप में देखोगे छोटे छोटे नंबर पड़े हुए हैं, 5 4 3 2 1, इस तरह की गुफाएं हैं पहाड़ी के चारों ओर। और बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है बघोड़ा, या फिर बघोरा कह देते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका आर वाले एग्ज़ाम में। तो नदी का नाम याद रखना कि अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे, पहला सवाल। और ये रही आपकी गुफाएं। अब बात करते हैं और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं अजंता की गुफाओं से। तो इसको यूनेस्को में शामिल कब किया गया था, 1983 में, पहला। दूसरा, किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस गुफा में से बौद्ध धर्म की चीज़ें ही मिलेंगी आपको। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत में है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ जहाँ पे होती हैं। कितनी है, 29 हैं और एक अपूर्ण है। क्या खास है, तो इसकी जो गुफा नंबर 16 है उसमें एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, आईएएस पीसीएस लो लेवल हर जगह पूछता है। और फिर आपका 26 नंबर में बौद्ध के महापरिनिर्वाण की जानकारी मिलती है, यानी कि जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और कौन सी नदी, बघोड़ा या बघोरा, दोनों हो सकता है, देखे रहना। और ये रही आपकी मरणासन राजकुमारी का चित्र। ठीक, अजंता के बारे में सिर्फ यही क्वेश्चन है, याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कब यूनेस्को में शामिल किया, 1983 में। ठीक, अभी वापस से औरंगाबाद चलते हैं। औरंगाबाद से आप 30 किलोमीटर अगर आप पश्चिम साइड में जाओगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको एलोरा। वहाँ पे एलोरा की गुफाएं, वो कैसी दिखती हैं, तो वो कुछ इस तरह की हैं। ठीक, ये हो गई आपकी एलोरा की गुफाएं। फेमस क्या क्या है यहाँ पर, तो देखो पहले तो क्वेश्चन 1983 में इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक, यहाँ पर कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो टोटल गुफाएं आपकी 34 हैं। उसमें से 1 से 12 तक बौद्ध हैं, फिर 13 से 29 तक हिंदू हैं, फिर 30 से 34 तक जैन हैं। ये सब नंबर आपको तब याद करने पड़ते हैं जब आप रिटन एग्जाम कोई दे रहे होते हैं, जैसे आईएएस का। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि हाँ, एलोरा में सभी धर्म की गुफाएं शामिल हैं। कैसे याद करोगे, एलोरा से याद कर लो एलोवेरा, लगभग लगभग सभी घर में पाया जाता है। ठीक है, एलोवेरा हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई इस पर वो नहीं लगाता कि नहीं मैं नहीं यूज़ करूँगा, उस धर्म का है। तो ऐसे याद करो कि एलोरा की गुफाएं जो हैं उसमें सभी धर्म शामिल हैं। अजंता वाले में ज़रूर सिर्फ बौद्ध है। इसमें और क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है, जैसे कि अजंता वाली में 16 नंबर में मरणासन राजकुमारी था, इसमें 16 नंबर में एक कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर बहुत अच्छा है क्योंकि ये देख सकते हो आप, इसको पहाड़ को काट के बनाया गया है। इसमें अलग से कुछ नहीं लगाया, बस हथौड़ी ली, छेनी ली और बस शुरू हो गए और काट काट के इतना कर दिया। तो ये सवाल बार बार आता है कि कैलाश मंदिर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। बनाने वाले कौन थे, कृष्ण प्रथम थे। और कौन से वंश के थे, तो वो राष्ट्रकूट वंश के थे, जो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश के दंतेदुर्ग के शासक थे, बहुत फेमस हैं। उन्होंने 15 नंबर की गुफा में दशावतार मंदिर बनाया था, ये उसी की चित्र हल्का सा लगा रखा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि दशावतार मंदिर कहाँ पर है, तो एलोरा की गुफाओं में है। टोटल संख्या कितनी है, 34, सभी धर्मों से संबंधित है। 2 बड़ी बड़ी गुफाएं यही हैं, अजंता, एलोरा। अब 2 छोटी गुफाओं की बात करते हैं। तो औरंगाबाद हो गया, उसके आसपास अजंता है, एलोरा है। अब चलते हैं हम लोग मुंबई के साथ में। तो एम दिख रहा है, ये आपका मुंबई हो गया, जाहिर सी बात है पानी में है क्योंकि, और उसको जूम करके बता दिया गया है कि इस तरह से दिखाई देता है ये। ठीक, बीच में कन्हेरी है, नीचे एलिफेंटा है, और वहीं चलते हैं। उसके पहले देख लो यहाँ पे 2 बड़े शहर, नासिक और पुणे। तो मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है थाल घाट, और मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला है भोर। ये बाद में भी जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं मुंबई। तो मुंबई का मैप हल्का सा ये रहा। ठीक, इसमें अगर देखोगे तो मुंबई के बीचों बीच कन्हेरी गुफा है, लेकिन जो एलिफेंटा है वो पानी के बीचों बीच है। सवाल कुछ दिन पहले आया था पेपर में, वो ये था कि जो है कौन सी गुफा जो है पानी पर है, यानी कि जल में है, वो एलिफेंटा की गुफा है। तो पहला सवाल तो ऐसे बन जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो कन्हेरी की गुफा में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 100 से ज़्यादा यहाँ पे गुफाएँ हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, याद करने की चीज़ नहीं है ये। इसके बाद एलिफेंटा में, हाँ, इसमें याद करने लायक है, 1987 में शामिल किया गया था। 7 गुफाएं हैं, हिंदू और बौद्ध धर्म संबंधित हैं। शिव जो त्रिमूर्ति होती है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और उमा महेश गुहा मंदिर भी यहाँ पे मिल जाता है आपको। बस यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, शिव की त्रिमूर्ति कहाँ से मिलती है, तो एलिफेंटा की कहाँ पर है, तो पानी के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो ये हुआ हमारा जो एक साइड चैप्टर चल रहे थे, ख़त्म हुआ। वापस अब हसीन मसूकसा में आते हैं। तो हर्रक सुसनाग नंद हो चुके हैं, अब हम लोग मौर्यवंश से स्टार्ट करने वाले हैं। मौर्यवंश की बात करते हैं तो मैप में आप देख सकते हो, हर्रक सुसनाग और नंद बहुत ही स्मॉल में रहते हैं टाइम पीरियड में। इसके बाद मौर्यवंश एक ऐसा वंश होता है जिसने लगभग लगभग पूरे भारत भर में अपना वर्चस्व फैलाया हुआ था,
जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ भारत के मैप में 430 हम लोग बीसी में चल रहे हैं इस टाइम पे, तो आप देख सकते हो हल्का सा यहाँ पे मगध शो कर रहा है, ठीक है। तो ये मगध का जब बिल्कुल उदय हो रहा है तब की बात होती है, लेकिन जैसे इसके आगे बढ़ते हैं तो मगध शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद फिर आपका हसीन, फिर इसके बाद आपका नंद वंश आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं स्पीड में। और जब शिशुनाग के बाद हमारा ये कलिंग आ गया, नंद अम्पायर हो जाता है घनानंद वाला, उसके बाद मौर्य अम्पायर आता है, मौर्य साम्राज्य। और जैसे ही मौर्य साम्राज्य आता है तो वो लगभग अपना पूरे भारत भर में विस्तार कर लेता है, और ये आप देख सकते हो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक चला जाता है। इसी कारण हम लोग मौर्य वंश पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी हमें बहुत बहुत जगह से मिलती है, और इसीलिए क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूर आते हैं, लेकिन गिनती के आते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं बार बार। सीधे सवाल, कब से कब तक रहा मौर्य साम्राज्य? तो 323 से लेकर 184 ईस्वी तक रहता है, कोई ईसा पूर्व तक, सॉरी। इसमें भी कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, टाइम नहीं पूछता है। हाँ, 323 ज़रूर पूछ लेता है। इसके बाद जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो अर्थशास्त्र बुक है चाणक्य की, वहाँ से मिल जाती है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की बुक है, वहाँ से मिलती है। महाभारत से पतंजलि की बुक है, वहाँ से जानकारी मिलती है। और वृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की बुक है, वहाँ जानकारी मिलती है। 6 बुक हो चुकी है अभी तक, ये 6 के 6 नाम याद करने हैं, और ये 6 के 6 बुक आपको लूसेंट टाइप में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद कुमार वाली चीज़ ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। पहले राजा कौन थे? सबको पता है, चंद्रगुप्त। क्या हुआ था? घनानंद को मार करके राजा बने थे। बाद में जो है सेल्यूकस जो था उससे इनकी लड़ाई होती है, जो वो आपके सिकंदर चले गए थे यहाँ से, सेल्यूकस बचा हुआ था, तो सेल्यूकस से सिकंदर मौर्य की लड़ाई होती है, उसमें सेल्यूकस हार जाता है। और जब हार जाता है तो उसमें होता क्या है कि जो है सेल्यूकस इनको राज्य देता है, हेरात, कांधार, काबुल और मकरान, 4 राज्य मौर्य को देता है। और जहाँ पे 4 आ जाते हैं समझ जाओ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बदले में मौर्य जो है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को हाथी दिया करता है रिटर्न में। फेमस क्वेश्चन अब यहाँ से आता है कि मेगस्थनीज नामक एक पर्सन था जो भारत आया था, और उसने इंडिका नामक एक बुक लिखी थी, जिसमें हमें पूरी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य की जानकारी का पता चलता है। इसीलिए ये बुक और ये वंश दोनों इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, इसको रट लेना। इंडिका किसकी बुक है? तो मेगस्थनीज की बुक है, ठीक। दूसरा चीज़, चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त है, ये जानकारी कहाँ से मिली? कोई तो बताता होगा कि हाँ भाई ये राजा था, इसका नाम चंद्रगुप्त था। तो वो होती है जूनागढ़ का रुद्रदामन, अगर याद हो जब हम लोग भारत बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख था, और जो इस तरफ था वो था हमारा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जहाँ से हमें चंद्रगुप्त के नाम की जानकारी मिलती है। और आगे चलते हैं तो चंद्रगुप्त दक्षिण भारत तक गया था, वहाँ पे उसने अपना विस्तार किया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो 2 अभिलेख मिलते हैं, अहनानूर पुरनानूर अभिलेख, ठीक है कहाँ पर? कर्नाटक। अहनानूर पुरनानूर है कहाँ पर? आपके दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में पड़ते हैं। जानकारी किस क्या मिलती है इससे? तो कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय दक्षिण भारत तक गई थी, ठीक है। कर्नाटक का ही एक जगह है श्रवणबेलगांव, अगर हम बात करें तो श्रवणबेलगांव, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु का तरीका क्या होता है? संलेखना। कुछ देर पहले पढ़ा था, संलेखना जैन धर्म की एक पद्धति होती है जिसमें उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्यागा जाता है। उस टाइम पे इनके हेड कौन थे? तो भद्रबाहु, तो उन्हीं की अध्यक्षता में इन्होंने ये काम किया। तो ये सवाल आपको याद रखने पड़ेंगे। बुक हो गया, कौन कौन से इनको राज्य मिले, जानकारी कहाँ से मिलती है, चंद्रगुप्त का नाम कहाँ से मिलता है, बाकी चाणक्य के बारे में सब कुछ पता है आप लोगों को, ठीक है। 2 नाम और एंड्रोकोट्स वाले 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि इन्होंने नाम किसने दिए, मगर अभी सवाल बहुत कम पूछने लगा है। मौर्य में फिर चंद्रगुप्त के बाद आता है बिंदुसार, इसका पुत्र। बिंदुसार के बाद आ जाएगा अशोक। 3 के बारे में याद रखना है। दिक्कत कहाँ होती है? जब हम लोग हर्यक वंश की बात करते हैं, उसमें कौन कौन होता है? बिंबिसार, फिर आपका अजातशत्रु, उदयन, और लास्ट में फिर आपका पता ही, फिर पता कि नहीं पता? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर नागदत्तक को मारेगा शिशुनाग, फिर शिशुनाग वंश आएगा, शिशुनाग, कालाशोक, फिर नंदीवर्धन को मार के फिर आएगा महापद्मनंद, जिसका आखिरी वाला होता है घनानंद को मार के आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आएगा बिंदुसार। बस वही कन्फ्यूज़न है, बिंबिसार आपका पहले आता है, बिंदुसार आपका बाद में आ रहा है, थोड़ा सा देख लेना इसको। जिनको वो स्टोरी पता है चंद्रगुप्त वाली नदी वाली, वो आसानी से बता सकते हैं कि बिंदुसार को कैसे याद करना था। आगे बढ़ते हैं। तो बिंदुसार के लिए फेमस क्या था? इसको अमित्रोचेट्स या अमित्रोपेट्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शत्रुनाशक। सवाल यहाँ से बहुत आता है कि कौन से राजा को शत्रुनाशक के नाम
मतलब कौन से राजा को शत्रुनाशक के नाम से जाना जाता है? अमित्रोचेट्स को, या सॉरी, बिंदुसार को। संस्कृत में इसको अमित्र घात भी बोल देते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन आ चुका है कि अमित्र घात के नाम से कौन सा राजा फेमस है। इसके बाद आता है आपका, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज आया था यूनानी, ऐसे ही इसके टाइम पे आता है डाइमेकस। ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो कि एक पर्सन है, इसके शरीर में बहुत सारे बिंदु हैं, तो उसको सही करने के लिए पूरे शरीर में डाई कर दी गई है, तो डाइमेकस इसके टाइम पे आया था। और इसके बाद में अशोक के टाइम पे आता है डियानीसियस। ऊपर नाम हमने तीनों पढ़े थे, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डियानीसियस, ये वही तीन हैं। तो पहले मेगास्थनीज आएगा, फिर डाइमेकस बिंदुसार के टाइम पे, फिर अशोक के टाइम पे डियानीसियस। अजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे ये कौन? बिंदुसार। ठीक है। इसके बाद खल्लाटक कौन होते हैं? तो 500 लोगों की सभा का हेड है, 500 लोगों के का जो हेड होता है खल्लाटक होता है। ये सवाल बहुत पूछा जा चुका। चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद आता है आपका बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उसका पुत्र आता है आपका अशोक। अशोक से बहुत, जैसे कि मौर्य फेमस है, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे आपका अशोक फेमस है। अशोक क्यों फेमस है? क्योंकि उसने अपनी सारी दीक्षा जो भी है सब के सब अभिलेखों में लिखवा के चला गया, और सारे अभिलेख हम लोग को मिल जाते हैं, इसलिए उसके बारे में हम लोग को पढ़ना बहुत पड़ता है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। काफ़ी चीज़ें अच्छी भी थी, ऐसा नहीं कि पढ़ने लायक नहीं थी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हम लोग को ज़्यादा कर गया स्टूडेंट लाइफ में। खैर, अशोक की बात करते हैं तो अवंती का पहले ये राजपाल था। अवंती वही महाजनपद है जिसको हम लोग उज्जैन बोलते हैं।